अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में बेहतर होती कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने कहा है कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में पेश की गई सिफारिशात को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में पेश किया गया, जिसमें मामूली रद्दोबदल के बाद अहम फैसले किए गए हैं। शफ़कत महमूद का ये कहना था कि 15 जुलाई से कोई तालीमी इदारा नहीं खोला जाएगा, लेकिन 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और स्कूल वगैरह शामिल हैं। हमने सूबों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने जो SOPs हैं वो हमें लिख के भेज दें। अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। शफ़कत महमूद ने कहा कि तालीमी इदारे खोलने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएंगे और इस हवाले से सूबों से भी तजावीज़ मांगी गई हैं, जबकि वफाकी तालीमी इदारों को इंतज़ामी दफातर खोलने के लिए इजाज़त दे दी गई है। सूबे इस हवाले से अपना फैसला खुद करें। यकीनी तौर पर कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन ने बच्चों की तालीम पर बहुत मनफी असरात मुरतब किए हैं, इसलिए अब ये मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा है कि SOPs के तहत तालीमी इदारे भी खोले जाएं, क्योंकि ऑनलाइन तालीम का जो निज़ाम है ये ज़्यादा मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मुल्क की 60% से ज़ायद आबादी जो है देही इलाकों पर मुश्तमिल है। कई जगहों पर इंटरनेट की सहूलियात मुयसर नहीं है, जबकि फिर बढ़ती हुई जो लोड शेडिंग है ये भी ऑनलाइन तालीम में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। दूसरी तरफ एक राय ये भी है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम बच्चों की सेहत का मामला है, इसलिए जब तक वायरस का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। ये भी एक राय है। सितंबर से स्कूल खोलने के ऐलान पर हमने सोचा कि वालिदैन का इस पर मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। हमने कुछ वालिदैन की इस पर राय भी ली, उनका क्या कहना था ज़रा सुनिए। अभी से खोल देना चाहिए, लेकिन SOP के मुताबिक खोलना चाहिए और बच्चों को जो है ना सेफ्टी मैयर इख्तियार करना चाहिए। स्कूलों को खोल देना चाहिए, बच्चों की तालीम का काफ़ी हट चुका है SOPs को फॉलो करते हुए। अब खुल जाना चाहिए, मास्क पहन के जाना चाहिए। बच्चों को काफ़ी अरसा हो गया, एहतियात ज़रूरी है। एहतियात से अगर जाएं स्कूल तो कुछ भी नहीं होता। स्कूलों का जो प्रॉब्लम है ना, अभी आई थिंक स्कूल अभी ओपन नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने बच्चों की ज़िंदगी देखनी है। हम लोग तो ये चाहते हैं भी खुलने चाहिए, ठीक है, कि जो बच्चों का ना मुस्तकबिल में ख़राब हो रहा है, ठीक है। जब खुल जाएंगे तो हम लोग तो खुश हैं, लेकिन मुझे मुश्किल नज़र आती है। बच्चों की एहतियात करनी चाहिए, स्कूल तो खुलना चाहिए, अच्छी बात है बच्चों के लिए। दूसरी तरफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने सितंबर से स्कूल खोलने का जो ऐलान है इसको मुस्तरद कर दिया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा का ये कहना है कि स्कूल खोलने के लिए अप्रैल में SOPs दे चुके हैं हम लोग। स्कूलों में ब्रेक और असम्बली के औकात ख़त्म करने की भी हम लोगों ने तजवीज़ दी है। स्कूलों में 3 शिफ्टें शुरू करने की तजवीज़ भी अब ज़ेर गौर है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़कत साहब, आपने वक्त दिया। शफ़कत साहब, 15 सितंबर से जो तालीमी इदारे खोलने का फ़ैसला हुआ है, ज़ाहिर है तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला हुआ है, लेकिन जो 15 सितंबर की डेट है, क्या ये हतमी फ़ैसला है या आप लोग देखेंगे कोरोना केसेस की रेशो क्या है? जिस तरह आप स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के बाद हम देख रहे हैं कि केसेस बतदरीज कम हो रहे हैं, इसी तरह अगर केसेस की रेशो कम होती रही तो ये डेट पीछे भी जा सकती है? देखें जी, पीछे आना तो मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले मुहर्रम है, 14 अगस्त है और ईद की छुट्टियां भी हैं। तो लेकिन अगर कोई बहुत ही ड्रास्टिक फर्क पड़ जाता है तो फिर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन हमने 2 महीने की डेट इसलिए दी है कि इस दौरान हमें पता लगता रहे कि जो बीमारी की सूरत हाल है वो कैसी है, क्योंकि हम बच्चों की सेहत पे सौदा नहीं कर सकते और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि 15 सितंबर से पहले हम कम से कम 2 या 3 दफ़ा बैनुल सूबाई मीटिंग करेंगे, ताकि उसके अंदर आपस में मशवरा कर सकें कि बीमारी की सूरत हाल क्या है। साथ साथ हमने ये भी उससे पहले इजाज़त दे दी है कि असातिज़ा और जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो जा सके
तो वो भी हमें रिपोर्ट देते रहेंगे। सही, एक और इम्पॉर्टेंट चीज शफकत साहब वो ये कि जैसा कि तमाम सूबों में कोरोना केसेस की जो तादाद है वो डिफरेंट है, सिंध और पंजाब में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, तो ज़ाहिर है हर सूबे की जो तादाद है ये वेरी करती है कि सूबे में ज़्यादा किस में कम है। तो इस तरह अगर किसी सूबे में केसेस की रेशो उस तरीके से कम नहीं होती है, केसेस रहते हैं, तो क्या फिर सूबों पर छोड़ देंगे, सूबे खुद अपना वो फैसला करेगा, फिर विफाक का क्या रोल रह जाएगा, फिर कैसे फैसला होगा? एक वक्त में तो फिर तालीमी इदारे नहीं खुल पाएंगे पूरे मुल्क में। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि वफाक का रोल ये है कि हमने सारे सूबों के साथ मिलके एक कौमी एक्शन प्लान बनाना है, ताकि तालीम का मामला ऐसा है कि उसमें हम अलग अलग जो है फैसले करने जो है वो गैर मुनासिब बात होगी। तो इसलिए हमारी हत्तल इम्कान हर तरीके से यही कोशिश होगी कि सबको साथ लेके चला जाए और एक ही फैसला हो। बाकी ये रहा कि किसी सूबे में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, मैं समझता हूँ कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन इतना फर्क नहीं है कि उसमें जो पॉलिसी है स्कूल खोलने की। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, एसओपीज क्या होंगे? प्राइवेट स्कूल्स उन पर आप लोग छोड़ देंगे कि वो अपने एसओपीज बनाएं? प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन उन्होंने तो कहा कि हम लोगों ने तो अपने एसओपीज अप्रैल में दे दिए थे, या विफाक की तरफ से बाकायदा एसओपीज जारी किए जाएंगे? जाहिर है क्लास में तो बच्चों ने बैठना है और आपको पता है बेंचेस साथ साथ होते हैं, चेयर साथ साथ होती हैं। अब एक क्लास में अगर 40-50 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स की तो उतनी ही तादाद आएगी जितने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो तो तादाद तो कम नहीं हो सकती। तो मुश्किल नहीं होगा ऐसे फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो एक जिस पर ज़ाहिर है अमल करना होता है, तो ये कैसे होगा सब कुछ? हमें सूबे भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं एसओपीज के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर भी अपनी आरा दे रहा है इसी इशू के ऊपर, और हम करीब जिस तरह वक्त करीब आता है तो हम ऐसी एसओपीज वफाकी सतह पे जारी करेंगे जो कि सारे मुल्क में जिनका इतलाक होगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हर सूबे के कोई मखसूस हालात ऐसे हो सकते हैं कि जिनके अंदर वो थोड़ी बहुत रद्दोबदल अपने हिसाब के मुताबिक करें। तो हम ये भी नहीं कि किसी के हाथ नहीं बांधना चाहते, लेकिन यकीनन बड़े सीरियस एसओपीज होंगे और उसमें हमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की भी आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के तजावीज़, ये वो सब कुछ हो रहा है, और इसके सबको मद्देनजर रख के और बच्चों की सेहत को मद्देनजर रख के। लेकिन शफकत साहब, छोटे बच्चों को लेकर तो जाहिर आप लोगों के कंसर्न्स होंगे, जाहिर है जो केजी, नर्सरी, प्रेप और प्राइमरी तक के जो बच्चे हैं, यहाँ पर आपको नहीं लगता इन लोगों को ज़्यादा खतरा है छोटे बच्चों को एसओपीज पर अमल कराना? जाहिर है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़रा बड़े स्टूडेंट्स तो कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा स्कूलों में? देखिए, मसलन एक सजेशन ये भी है कि सारे बच्चों को एक साथ स्कूल में ना लाया जाए। उसके मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। कोई कहता है कि एक दिन बच्चों को लाएं, फिर उस क्लास को छुट्टी कराएं, दूसरी क्लास को अगले दिन लेके आएं। कोई कहता है कि सीनियर क्लासेस को पहले ले आएं, फिर जूनियर क्लासेस को लेके आएं। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है सजेशंस आ रही हैं, तो इन सबको जहन में रखेंगे कि कोई ऐसे काबिल अमल फार्मूला हो। फार्मूलाज तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा फार्मूला नहीं होना चाहिए कि जिस पे अमल ना हो सके। तो इसलिए काबिल अमल फार्मूला को सामने रख के बनाएंगे। और अच्छा शफकत साहब, जो इम्तिहानात डिले हुए थे, मुलतवी हुए थे, वो दोबारा शेड्यूल आप लोग कब जारी करेंगे? मेडिकल के तलबा यूनिवर्सिटीज जिन्होंने दाखिला टेस्ट देने, उसमें तो आप लोगों ने नरमी कर दी है? नहीं, वो तो हमने, हाँ वो तो कर दी, वो तो हमने नहीं, वो इजाजत दे दी हमने। हाँ जी, वो हमने लेकिन पीएचडी, एमफिल और जो बाकी कुछ रहते हैं जो इम्तिहानात मुल्तवी में, वो शेड्यूल कब जारी होगा? ये सारे सब इम्तिहानात पे हमने एसओपीज के साथ इजाजत दे दी है, क्योंकि अभी देखें ना 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के तो हमने 9 10 11 12 की तो हमने पॉलिसी अनाउंस कर दी है ना, तो उसके इम्तिहान नहीं होंगे क्योंकि वो हमने सबको प्रमोट कर दिया। लेकिन जो प्रोफेशनल इम्तिहानात हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, बाकी लोगों के, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रोविंशियल कमीशंस हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी की एडमिशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशंस हैं, मदारिस के कुछ इम्तिहानात हैं। तो इन सब की हमने इजाजत दे दी है, ताकि क्योंकि ये थोड़े अरसे के लिए होते हैं, कोई 1 दिन का है, कोई 2 दिन का है, कोई 4 दिन का है। सही है। तो हमने इजाजत दी है कि ये 1-2 दिन में, 4 दिन में आप अपना ये सारा मामला जो है खत्म करें। सही। अच्छा
शौकत साहब, 19 मार्च को आप लोगों ने ऐलान किया था कि जो यकसा निसाब तालीम है इसको मुतारिफ करवाने के लिए आप लोगों का जो इसका पहला मरहला था वो आप लोगों ने मुकम्मल किया और पहली से 5वीं के लिए जो मुतफ़िका निसाब है वो भी आप लोगों ने बनाया और कहा कि ये अप्रैल 2021 में इसको आप लोगों को निफाज करना है। सिंध कुछ पॉइंट्स पर इसकी जो है ना वो इसकी मुखालफत कर रहा है, लेकिन फिर अगर एक सूबा मुखालफत करता है तो फिर आप लोगों का जो पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निसाब का जो एक मोटिव है वो तो मकसद पूरा नहीं हो सकता। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध के? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं आपको कहाँ से ये इत्तला मिली है कि सिंध बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, सिंध हमारे साथ ताउन कर रहा है। यकसा तालीमी निसाब पे सिंध का सिर्फ लैंग्वेजेस का थोड़ा सा इशू है कि भी नेचुरली वहाँ पे सिंध के जो इलाके हैं उनमें सिंधी जुबान बोली जाती है, तो कुछ किताबें सिंधी में होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कोई फंडामेंटल बुनियादी हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। सही। अच्छा, तो पुराना निसाब बिल्कुल फौरी खत्म हो जाएगा, पुराना सिलेबस? नहीं, अभी नहीं। हम तो अभी पहले से 5वीं का निसाब बना रहे हैं और ये इस पे टेक्स्ट बुकें तैयार हो रही हैं और ये तो हम मार्च अप्रैल 2021 में नाफिज करेंगे और उसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं पे काम शुरू है, उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पे होगा। सो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह मसला अगर 5वीं तक हम तालीम जो निसाब करते हैं तो जो इस वक्त निसाब है और इसमें जो बहुत बड़ा फर्क है जो एम्फसाइज करने की जरूरत है वो ये है कि ये निसाब एलीट प्राइवेट स्कूलों से लेके सबसे छोटे मदरसे में भी यकसा तौर पे नाफिज हो। सही। इसका मतलब उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दीनी मदारिस सबके लिए एक ही निसाब सब पर लागू होगा? सबके लिए एक ही निसाब होगा। किताबें भी इंशाल्लाह पहले 5 साल में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही। सही, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। आपको याद होगा कि लाहौर के एक निजी स्कूल में कुछ बच्चियों को हिरासा करने का मामला सामने आया था। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात पेश ना आए, इसके लिए क्या हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। वापस आते हैं, इसी पर बात करेंगे मुराद रास साहब से एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अभी शफ़क़त महमूद साहब से भी मेरी बात हो रही थी। ज़ाहिर है आप लोगों ने सूबों ने इत्तफ़ाक़ राय से एक फ़ैसला तो कर लिया है कि आप लोग 15 सितंबर से स्कूल खोलने जा रहे हैं और फिर ज़ाहिर है एक और इजलास होगा, आप लोग जायज़ा लेंगे कि कोरोना केसेस की रेशो क्या है, कितनी तादाद है, उस हवाले से आप लोग अपना फ़ैसला जो है ना, ज़ाहिर है उसमें डेट आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि पेरेंट्स का इसमें कोई आप लोगों को रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि हमने आज वॉक्स पॉप्स करवाए, लोगों की राय जानी, पेरेंट्स की, बड़ा मिला जुला रद्द अमल है। वो कहते हैं नहीं, लोग बच्चों की सेहत पहले है, कुछ लोग कहते हैं नहीं स्कूल खुलने चाहिए। आप तक रिएक्शन क्या आ रहा है? पेरेंट्स हैप्पी हैं बच्चे स्कूल जाएं अब? देखिए, मैं आपको ये बताऊं शाजिया कि 2 किस्म के ओपिनियंस आ रहे हैं और दोनों मेजॉरिटी, कई कहती हैं एलीट स्कूल्स वाले जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहते हैं हमने नहीं भेजने, बाकी पेरेंट्स कहते हैं हमने भेजने हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, हम किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते। आपको पता है मैं कभी किसी के प्रेशर में आके फैसला नहीं करता, इसलिए क्योंकि खुदा ना खास्ता एक बच्चे को भी कुछ हो गया ना, या एक टीचर को भी कुछ हो गया, तो यही लोग और यही सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे कि देखा जी आपने। सो इट्स अ डबल एज सोर्ड कि आप खोलते हैं कहने पे और लोगों के प्रेशर में आके और सिचुएशन ठीक नहीं होती तो तब भी ये आपको कहेंगे जी खोल नहीं रहे हैं। अब जिस तरह कह रहे हैं हमें खोल दिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो तब भी आपके उल्टा सब पीछे पड़ जाएंगे जी ये क्या कर दिया। लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों वाले तो कह रहे हैं ना कि आप 15 सितंबर तो बहुत देर है भाई, आप लोग अभी जुलाई से ही खोल दें। ये तो प्रेशर अभी बहरहाल आप लोगों पे मौजूद है। जीरो प्रेशर ऑन मी। मैं आपको ये बता दूं, आई डोंट हैव एनी प्रेशर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। ना मैंने लेना है, वो जितना मर्जी प्रेशर डालते रहे, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह 2 साल से जानते हैं, मैं इनका प्रेशर कभी नहीं लेता। सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ
कि पिछले दिनों Please. एक प्राइवेट स्कूल के जो एक स्कैंडल सामने आया, जिस तरीके से बच्चियों को हिरास किया जा रहा था वहाँ पर, फिर उसके बाद जाहिर है किसी एक पे हिम्मत आ जाए तो और बच्चे भी जो है ना जिनके साथ उस तरह का वाक़या हुआ होता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या एक्शन आप लोग ले रहे हैं? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इतने वाक़यात सामने आ रहे हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? ऑलरेडी लॉज तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, लॉज ही नहीं है शाज़िया, ये तो सबको पता नहीं है। लॉज ही नहीं है हरासमेंट में स्कूल्स के। फॉर द फर्स्ट टाइम आज हमारा ड्राफ्ट बन के आया है। आज लॉ डिपार्टमेंट, हमने अपने लॉयर्स जो हमारे गवर्नमेंट के हैं उनसे आज बन के आया है। जो प्राइवेट स्कूल्स एक्ट की मैं पिछले आपसे कोई 2-3 महीने से बात कर रहा था ना कि हम लेकर जा रहे हैं, नया प्राइवेट स्कूल्स एक्ट लेकर आ रहे हैं, वो हमने वापस बुलाया लास्ट वीक जब ये हुई ना सारी सिचुएशन। उसमें पहली दफा इन द हिस्ट्री स्कूल एजुकेशन कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए पहली दफा लॉ डाला गया जिसमें हरासमेंट है, जिसमें बुलिंग है, जिसमें ये सारी चीजें डाली गई हैं। पहले ये थी नहीं बीच में, ये सिर्फ औरतों के लिए था एम्प्लॉयमेंट वाली जगह पे, नॉट फॉर एनी स्कूल स्टूडेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट। अब इसमें हमने क्या डाला मैं आपको बताऊं। सिर्फ स्कूल से निकाला नहीं जाएगा या वो कहीं और किसी स्कूल में इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा फाइन होगा, इसके अलावा जेल टाइम होगा, ये सब चीजें बीच में होंगी। जब तक पेनल्टी सख्त नहीं करेंगे, जब तक मिसालें नहीं बनाएंगे, तब तक डेटरेंस आएगी नहीं कभी। बच्चा माइंड ऐसा होता है, बच्चों की एज वैसी होती है कि अगर इस तरह का कोई वाकया होता भी है तो बच्चों में एक खौफ आ जाता है, बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं, वो अवेयरनेस नहीं होती है। तो आप लोगों को चाहिए कि स्कूलों में बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग भी आप करें कि अगर किसी के साथ भी ऐसा, किसी बच्चे के साथ, बच्ची के साथ ऐसा वाकया पेश आता है तो बिला खौफो खतर ना वालिदैन से डरने की जरूरत है, ना स्कूल वालों से डरने की जरूरत है, खुलेआम बताएं सबको, क्योंकि बच्चों के जहन कच्चे होते हैं। बिल्कुल शाज़िया, इसमें 2 चीजें हमें करनी पड़ रही। एक तो हमने पब्लिक स्कूल्स के अंदर हमेशा स्कूल काउंसिल्स बनाई है जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और टीचर्स भी। वो एक काउंसिल होती है जिसके पास बच्चे आ सकते हैं बताने के लिए जी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पब्लिक स्कूल्स में ये नहीं है, तो अब हमने प्राइवेट स्कूल्स में ये नहीं है। अब हम ये लॉ के अंदर डाल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपने स्कूल काउंसिल्स बनाएंगे जिसके अंदर पेरेंट्स को एग्जैक्टली पता हो स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, उनके पास उसमें पेरेंट्स भी होंगे और टीचर्स भी होंगे। सो इसलिए वो आके अपने वहां पे चीजें डिस्कस कर सकेंगे। सेकंड ऑफ ऑल कि हमेशा इस चीज को आज तक कभी डिस्कस किया ही नहीं गया बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल थिंग, जो हमारा कल्चर है उसकी वजह से पहली दफा ये चीज सामने आ रही है। तो हम तो कोशिश करें, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं पिछले 10 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये हमारे पास एक भी अभी तक रिटन कंप्लेंट नहीं आई है। देखें शाज़िया, किसी भी केस को आगे चलाने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, यही तो मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स तक पहुंच भी जाए, अपना जो हमारा एक मुआशरा है इज्जत के लिए, बच्ची का नाम बाहर निकल जाएगा, अब तस्वीरें आ जाएंगी मीडिया पर, आपको पता है सोशल मीडिया का तो दौर है, तो ये भी तो हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है ना कि नहीं ये चीज़ें बाहर लेके आते। मगर देखें कि अगर हमने FIR इस वक्त करवाई भी हुई है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो एक बेनामी है। I mean, अनलेस मुद्दई सामने नहीं आता हम इसको पूरी तरह परसू नहीं कर सकेंगे। तभी हम ये चाह रहे हैं कि हम वो लॉज उन जगहों पे ले आएं, वो स्कूल काउंसिल्स बना दें, वो चीजें हम कर लें जो कि पनिशमेंट्स सारी चीजें सामने आ जाएं, पंजाब असेंबली से फौरन पास करवा के, सो दैट ऑल दीज थिंग्स आर इन प्लेस, ताकि बच्चों को पता हो कि कम से कम कोई तो प्रोटेक्शन उनको मिलने लगी है, किसी से जाके वो बात तो कर सकेंगे। सो आई मीन वी आर पुटिंग ऑल दीज थिंग्स विद इन 1 वीक हमने ये सब चीजें की। अच्छा, एक्ट बन गया, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी जब स्कूल खुलेंगे? नहीं, ये अभी पंजाब असेंबली जाना है। अच्छा। ये हमने लॉ डिपार्टमेंट को भिजवा दिया। अच्छा। हमने ड्राफ्ट करके लॉ डिपार्टमेंट को ये मंडे को इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। सही। और वो वहां से प्रोसेस करके उसके अंदर जो भी प्लस माइनस करना होगा ये पंजाब असेंबली जाएगा सेशन के अंदर, जी अमेंडमेंट करके, बिल्कुल। और ये करके पंजाब असेंबली में हम इसको पास करवा के देन देखिए इम्प्लीमेंट करवाना इज नॉट दैट हार्ड। अगर आप 20% की देख लें, आपने भी मुझे कुछ केसेस बताए 20% के, बिल्कुल, वो सारे हमने रिजॉल्व किए कि नहीं किए? बिल्कुल किए। I mean, आज भी मुझे लोगों की कंप्लेंट्स आती है हमें 20% नहीं मिल रहे। जो कंप्लेंट पहुंचती है मैं आपको बता रहा हूँ 95% प्लस कंप्लेंट्स मैंने रिजॉल्व करवाई है लोगों की जिनकी आई कि जी हमारे ये इश्यूज आ रहे हैं 20% के साथ। और मैं सबको ये बताना चाहता हूं, मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 20% कब तक रहेगा? जब तक कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद रहेंगे, ये 20% डिस्काउंट फी पे रहेगा स्कूल टिल व्हेनेवर।
सो अभी हमने कोई फाइनल डेट तो नहीं दी ना, ये तो हमने एक टेंटेटिव डेट दी है कि 15 सितंबर को खोलना है। इसके लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट से हेल्थ वालों से डाटा मंगवाया है कि वहां पे क्या स्टेटस है कोरोना का, एंड देन वी विल मेक अ डिसीजन इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। लास्ट थिंग, सबसे जरूरी चीज बच्चों की जिंदगी है, टीचर्स की जिंदगी है और उनकी फैमिलीज की जिंदगी। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, बिजली की लोड शेडिंग से सताए आवाम की आवाज़ पर अवामी नुमाइंदे भी जाग पड़े हैं और आज कौमी असम्बली में लोड शेडिंग तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में खूब गर्मा गर्मी हुई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में की गई। इसके बाद फिर 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। यहाँ राजा परवेज अशरफ मौजूद हैं, वो बताएं कि इतनी मुजरिमाना तंजीम ने जब के इलेक्ट्रिक को ख़रीदा हुआ था तो उन्होंने खुद से क्यों नहीं पकड़ा। सुनिए क्या कहा असद उमर साहब ने। सर, के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में। उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाउस प्रिविलेज है कि उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वजीर बिजली जो बाद में वजीर आजम पाकिस्तान बने, राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी खड़े होकर बताएं कि ये इतनी क्रिमिनल आउटफिट जिसने के इलेक्ट्रिक को खरीदा हुआ था तो इन्होंने उसको क्यों नहीं पकड़ा। फिर इसका जवाब देते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमती बेंचों से हर सवाल का जवाब आता है कि ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है। हुकूमत बनने के 4 महीने तक तो ये सब फिक्रे चलते हैं कि माजी की हुकूमतें हर मसले की वजह हैं। आज हुकूमत के 2 साल होने पर सवाल किया जाता है तो जवाब आता है हम अगले 2 साल में मसला हल करेंगे। सुने राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या कहा। बिजली का बहुत बड़ा मसला है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं मिल रही। एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने के बजाय तकरीर करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ एक बात है, माफ करना, हर सवाल का जवाब आपका ये आता है कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है। नेपरा भी वफाक के नीचे है, एनर्जी का महकमा भी वफाक के नीचे है। तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। फिर इस तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने कराची के आवाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि कराची के लिए मजीद 200 मेगावाट बिजली देंगे, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि कराची में अगले 2 साल तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती क्योंकि के इलेक्ट्रिक के पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो इजाफी बिजली वसूल कर सके। कराची का मसला आज बिजली का एकदम नहीं पैदा हुआ, ये पिछले 10-15 सालों से एक चीज चली। मसाइल जो हैं, कई हमारे अपोजिशन के अराकीन, उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो अपनी नुमाइंदगी करें अपने इलाकों की, पर हकायक पर मबनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये सियासत छोड़ें, मुस्बत तरीके से गवर्नेंस करें और सही गवर्नेंस करा के दिखाएं। 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। किसी पे एहसान या मेहरबानी नहीं है। और अब उमर अयूब की जानिब से ये कराची के अवाम को तसल्ली दी गई थी या उन्हें मुतनब्बे किया गया था कि तैयार रहें, 2 साल भी यही हालात रहेंगे कराची के। अब कराची में बिजली की जो तलब है ये 3100 मेगावाट है, जबकि कराची को सिर्फ 2700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस तरह 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल सामने आ रहा है और इस वक्त के इलेक्ट्रिक 1800 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है, जबकि निजी पावर प्लांट से 300 मेगावाट बिजली ली जा रही है। सप्लाई और डिमांड के इस फर्क की वजह से
लांडी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और कायदाबाद के इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद में 6 से 8 घंटे जो है ना वो बिजली बंद की जा रही है। इसी तरह नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और अंगी टाउन और बल्दिया टाउन में भी 6 से 8 घंटे बिजली जो है ना वो गायब रहना मामूल की बात बन गया है। ऐसी सूरत हाल में शहरी ये कहते हैं कि लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। कि बस यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि भाई बड़ी बराए मेहरबानी के लोड शेडिंग कम किया जाए। बिजली बिल्कुल है ही नहीं, 24 घंटे में तकरीबन 12 घंटे 10 घंटे कभी होता है कभी नहीं होता है। ये लोग बोले काम चल रहा है और 2 दिन इसी के अंदर हमारे हो गए, पूरी रात लाइट नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं है। अभी भी बिल इतने भर के आ चुके हैं कि हद से ज़्यादा बिल भर के आ चुके हैं। इनको होने चाहिए कि भाई ये हुकूमत वालों को कि भाई ये बिजली भेजें और सही तरीके से बिजली का जो काम है वो करें, क्योंकि भाई बिजली सब परेशान है भाई रोडों पर। अभी 5000 कुछ रुपए का बिल मेरे पास भेज दिया है बंद मकान पे। 24 घंटे लाइट नहीं होती है और बिल वहीं के वहीं देखे आप। इन्होंने लूट मार मचा रखा है केसी वालों ने। तो घरों पे लाइट नहीं है, किसी के बिल, इतने लोग परेशान हैं, इतना अल्लाह का अजाब आने वाला है इस कंपनी के ऊपर। कुदरती तौर पे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह के अजाब इसके ऊपर नाजिल होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दें, आवाम की दुआएं लें, ताकि जो है आवाम को कोई अच्छा कोई भी नेमूल बदल दें या इलेक्ट्रिक को बेहतर करें, कुछ भी करें। अब बात यह है कि लोड शेडिंग तो आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं कि बिजली के नाकिस निज़ाम की बदौलत कराची में करंट लगने से गुज़श्ता 3 रोज़ में 15 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता साल भी मानसून के मौसम में करंट लगने से 19 अफराद जान बहक हो गए थे, जबकि MQM और तहरीक इंसाफ भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अब सरापा एहतजाज बने हुए हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने भी इस पर मामले पर नोटिस ले लिया और असद उमर, गवर्नर सिंध और मुआविन खुसूसी बराए पावर डिवीज़न को इस मामले पर के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मुलाकात करके मसला हल करने की हिदायत की है। लेकिन ये मसला इतना सादा है नहीं, इतना आसान है नहीं कि आपने एक नोटिस ले लिया और हिदायत कर दी कि मिल बैठ कर ये मसला हल हो जाए, और ये मसला हल ऐसे हो नहीं सकता। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान राना साहब आपका। इमरान राना साहब, बात ये है कि कोई पहला साल तो है नहीं कि कराची में लोड शेडिंग हो रही है। हर साल यही होता है, हर साल इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, हर साल के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस पर बात की जाती है, हर साल ये कहा जाता है कि के इलेक्ट्रिक की जगह जो है ना किसी और कंपनी को काम करने के लिए ये दे दिया जाए, किसी और कंपनी को आगे लगाया जाए। शंघाई जो चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ नून लीग कहती है हमने मुआहदा कर लिया, हमारा मुआहदा जो है ना वो प्रोसेस में था, क्यों तहरीक इंसाफ इसको आगे नहीं बढ़ा रही है। तो बात ये है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि इलेक्ट्रिक की कि सिस्टम में आप लोग बिजली बना ही नहीं पा रहे हैं, लोगों को दे ही नहीं पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे प्रोग्राम पे दावत देने के लिए, कंपनी के मौक़िफ़ को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हम बिजली बना नहीं पा रहे हैं या लोगों को बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। चैलेंजेस ज़रूर हैं, मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इन सारी मुश्किलात के बावजूद, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद, जो एक चीज़ मैं बड़े वसूख से आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ ये कि हमारे पावर प्लांट्स चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बल्कि कराची के एक बड़े हिस्से को बिजली मुतवातिर सप्लाई भी की जा रही है। हाँ, थोड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम आया कि जब कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के सिचुएशन के बाद अचानक रिफाइनरीज के एंड पे थोड़ा प्रॉब्लम आया उनके फ्यूल के हवाले से। मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त डिमांड कितनी है पूरे कराची में बिजली की, और आपको मिल कितनी रही, आपके सिस्टम में कितनी है, कितनी पैदावार है? देखिए, जहाँ तक डिमांड और सप्लाई का ताल्लुक होता है, ये एक वेरिएबल फिगर है, हर वक्त चेंज होता रहता है। मैं आपके साथ एवरेज नंबर जो है वो शेयर कर लेता हूँ कि एवरेज पीक डिमांड जो है किसी भी वक्त जो है वो तकरीबन 3200-3300 मेगावाट तक चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो वो 3400 मेगावाट तक भी चली जाती है। हमारे पास जो सिस्टम में जो कैपेसिटी है वो तकरीबन अगर 3250 से 3300 मेगावाट तक हो तो हम उसको NTDC और तमाम ज़राए से अगर हमें पूरी बिजली मिल रही हो तो हम उसको एमिकेबली मीट कर सकते हैं। जो चैलेंज ये है, देखिए कि अभी पिछले दिनों हुआ, देखिए आप लोग ये चीज़ तो माने ना कि आप लोगों का सिस्टम ऐसा है जो एक्स्ट्रा इजाफी बिजली अपने सिस्टम में शामिल नहीं कर सकता है। आप लोग ये माने कि सिस्टम बदलने की जरूरत है आप लोगों को। मुझे इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। देखें, जब लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ, विंड एनर्जी की बात करता हूँ, जो कि घरों से हमें सप्लाई होती है, तो पिछले दिनों आपने देखा कराची के अंदर हवाएं एकदम से चलना बंद हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। उस सिलसिले में जब ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मेगावाट्स वहां से सप्लाई होते हैं वो वेरी करते हैं।
राइट। इसी तरीके से सोलर से हमें आती है बिजली, उसके हवाले से भी यही चैलेंज है कि बेसिकली जब हमें सूरज की जो रोशनी ठीक होती है तो वहाँ से हमें अच्छी सप्लाई मिलती है, बट एट टाइम वो सप्लाई कम हो जाती है, जैसे रात के टाइम वहाँ पे सप्लाई नहीं होती है। तो ये नंबर्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं सप्लाई और डिमांड के, लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या है जिसको हमें फोकस करना है, वही देखना है कि क्या के इलेक्ट्रिक जो है कमिटेड है कराची के साथ। तो इसका जवाब है कि यस, के इलेक्ट्रिक ना सिर्फ कमिटेड है बल्कि हमारी पूरी मैनेजमेंट जो है टॉप से लेकर और हमारे हमारे सीईओ से लेकर हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं उनसे लेकर और जो लाइनमैन और बाहर देखिए, अगर के इलेक्ट्रिक कराची के लोगों के साथ बिल्कुल कमिटेड हो, हर साल आप लोगों के, आप देखें मानसून का जो है ना वो मौसम शुरू हो गया है ना, बारिशें होंगी, कहीं ज़रा सा भी पानी खड़ा होगा, जो बिजली की तारें हैं, खंबे हैं, बिजली की तारें नीचे गिरी हुई होंगी, करंट पानी में जाएगा, लोग मर जाएंगे। भाई ये खंबों का सिस्टम, तारों को मैनेज करने का सिस्टम, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं आपको बात कैसे आप कह सकते हैं कि कराची के लोगों के साथ आप कमिटेड हैं? भाई लोगों की जाने जा रही हैं और आप कह रहे हैं हम कमिटेड हैं। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं दोबारा एक दफ़ा, हमने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है पिछले बहुत सारे अरसे के अंदर। तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट सिस्टम में की जा चुकी है। सिर्फ मैं इस साल की बात करता हूँ कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए तकरीबन 12 अरब रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं ताकि सिस्टम के अंदर जहाँ उसको ठीक किया जा सके। अच्छा, एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूँ कि देखिए, अगर जो जिम्मेदारी हमारी है वो है कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक बिल्कुल जो डायरेक्ट लाइन हमारी लगी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, लेकिन जहाँ पे बारिश होती है और पानी खड़ा हो जाता है तो वो वहाँ पे हमें मदद की जरूरत होती है सिविक इदारों की। जहाँ पे कोई दरख्त वगैरह हमारे सिस्टम के हमारी तारों पे गिर जाए खुदा ना ख्वास्ता, वहाँ पे हमें फिर इदारों की जरूरत होती है कि वो आए। जैसे जैसे बारिश के बाद ये चीजें क्लियर होती जाती हैं, रेस्ट एश्योर्ड हम फौरन से पेशतर उन इलाकों की बिजली को बहाल करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, देखने में आया है कि जहाँ पे कोई खुदा ना ख्वास्ता अगर बिजली को फौरन बहाल ना किया जा सके, हमारी टीमें एक्स्ट्रा वे जाती हैं, कोशिश करते हैं कि वो एक खास जो लोकेलिटी है जहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसे मौसम में ही तो पोल खुलते हैं के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के। कल नेपरा जो हेयरिंग करने जा रहा है कराची में, लोग भी आएंगे वहां पर, जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक शिकायत का अंबार है वो बताएंगे नेपरा को जाकर। आप लोग भी अपना मौक़िफ़ देंगे कल? देखिए, जहाँ तक नेपरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, देखिए ये पूरा एक अच्छी बात है हमारे सिस्टम के अंदर कि लेट्स से शिकायत अगर किसी भी सारिफ को होती है कि इलेक्ट्रिक से, तो देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस जो कि बेसिकली वो सबसे पहले हमारे पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर वो उसका उनको एमिकेबल सोल्यूशन नहीं मिलता, कौमी इदारे मौजूद हैं, ये पूरा सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। और अगर कहीं पे हमारी गलती होगी तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है उसको हमारे बारे में जो है उसकी सुनवाई करेगा। उसमें नेपरा का भी सिस्टम मौजूद है, उसमें जो और इदारे भी हैं वो भी इसके अलावा काम करते हैं बेसिकली। ठीक, तो बी ऑनेस्ट मैं आपके साथ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये सारा जो फीडबैक आता है हम इसे खंदा पेशानी से इसको रिसीव करते हैं, हम इसके ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, गुज़श्ता महीने मुल्क में पैदा होने वाले पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन था? पेट्रोल की किल्लत क्यों पैदा हुई, किस वजह से पैदा हुई? इस बात का तयन करने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने की हिदायत कर दी है और अटॉर्नी जनरल को तहकीकाती कमीशन के लिए नाम और TORs पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि कमीशन में मजबूत लोग चाहिए। अगर अटॉर्नी जनरल की जानिब से नाम बेहतर ना हुए तो अदालत फिर नाम तजवीज़ करेगी। अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस कासिम खान ने गुज़श्ता महीने पैदा होने वाले पेट्रोल बहरान पर दायर दरखास्त की समाअत की। समाअत में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, चेयरमैन ओगरा और सेक्रेटरी पेट्रोलियम पेश हुए।
दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपको कहा गया था कि स्पीकर से पूछकर बताएं कि वो कमेटी बना रहे हैं या नहीं। आपने ये भी नहीं बताया कि बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्या की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये कहा कि आपके हुक्म पर मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के सामने मामला रखने का फैसला किया है। फिर चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम बहरान के मामले पर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बड़े शामिल हैं इस सारे मामले में। बज़ाहिर लगता है कि ऑयल माफिया ने फ़ायदा उठाने के लिए पेट्रोल की किल्लत पैदा की है। हुकूमत हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाती है, लेकिन गुज़श्ता महीने 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर माफिया को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाएगा। जब तक बहरान के जिम्मेदार नहीं पकड़े जाएंगे तब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की तजवीज़ दी और कहा कि कमीशन के सरबराह DG FIA को होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने तजवीज़ पर मबनी रिपोर्ट भी पेश की, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मजबूत कमीशन बनाने के लिए नाम भी मांगे, जबकि इससे पहले 30 जून को होने वाली समाअत में अदालत की जानिब से कहा गया था कि पेट्रोल बहरान का कसूरवार जो भी होगा वो नहीं बचेगा, इसे सजा जरूर मिलेगी। अदालत ने यह भी कहा था कि हुकूमत बताए कि हुकूमत ने मुस्तकबिल में ऐसे बहरान को रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं। पेट्रोल की किल्लत हो गई तो फोर्सेस की गाड़ियों को ईंधन कैसे मिलेगा। मुल्क में पेट्रोल का इतना बड़ा बहरान आया, हुकूमत बताए ओगरा के खिलाफ क्या इकदाम किए गए हैं। गुज़श्ता महीने पैदा होने वाले पेट्रोल बहरान के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि 25 मार्च से 31 मई तक पेट्रोल 37 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया था। फिर 31 मई को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया, जिसके बाद इसकी कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई थी। लेकिन अगले ही रोज यानी 1 जून से मुल्क भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। फिर 2 जून को ओगरा ने मीडिया में आने वाली खबरों की बुनियाद पर कंपनियों को तेल की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। 2 जून को ओगरा ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिखकर मिड और अप कंट्री में तेल की किल्लत के बारे में इन्फॉर्म किया। फिर इस खत में ओगरा का यह मौक़िफ़ था कि हाइड्रोकार्बन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल रिफाइनरीज के पास स्टॉक मौजूद नहीं है, पेट्रोल पंप्स को मुनासिब वक्त पर पेट्रोल मसनूआत फराम नहीं की जा रही हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत से बचने के लिए मुल्क में तेल का माकूल ज़ख़ीरा बरकरार रखा जाए। जबकि 3 जून को ओगरा ने मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज को शोकॉज नोटिस भी जारी किए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बहरान पर नोटिस भी लिया, कमेटी भी तश्कील दी, तहकीकात भी हुई, छापे भी पड़े, लेकिन पेट्रोल की किल्लत बरकरार रही। और आखिरकार फिर 26 जून को हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक से 25 रुपये 58 पैसे तक का इजाफा करने का ऐलान कर देती है और इसका इत्तलाक महीने के आगाज़ की बजाय फौरी तौर पर किया गया था। हुकूमत पेट्रोल बहरान को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और इसका एतराफ़ शेख रशीद साहब ने कुछ ऐसे किया। ये एक माफियाज हैं, पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की, उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था और एक साजिश के तहत वक्त पे महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपये बढ़ा दिए और ये एक साजिश थी कि वक्त जब नहीं था तो पेट्रोल की कीमत कम की, कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। और मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है ओगरा को। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, बड़ा सादा सा सवाल, कि जो पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ, ज़िम्मेदार कौन था? क्योंकि हुकूमत तो डाल रही भी ओगरा ज़िम्मेदार है सारे इस बहरान की। योर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच आजिया। देखिए, चीफ साहब ने ये मैटर टेकअप किया है, मामला सब जुडिस है, तो मैं समझता हूँ वो वही डिसाइड करेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन था। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, टेक्निकल फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। देखिए, होता ये है कि ओगरा का रोल क्या है, ओगरा का मैंडेट क्या है। ओगरा जब लाइसेंस देता है OMC को, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस देता है कि इतनी कंस्ट्रक्शन आपकी होगी, वो फिर आपको मार्केटिंग लाइसेंस मिलेगा। वो 20 डेज स्टॉक की बुनियाद पे हम उनको देते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हर महीने एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं PRM प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग। इसको जो चेयर करते हैं
वो करते हैं डीजी ऑयल, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसको चेयर करते हैं। वहाँ पे तमाम रिफाइनरीज होती हैं, तमाम OMCs होती हैं, ओगरा का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, लेकिन उसको चेयर वो करते हैं और उनके पास इख्तियार है। और उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि वो तयन करते हैं कि अगले माह कितनी डिमांड होगी और सप्लाई कितनी होगी। सही। डिमांड बेसिस पे सप्लाई को तयन पहले मौका दिया जाता है लोकल रिफाइनरीज को कि भाई आप बताइए कितनी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद वो OMCs को NOC जारी करते हैं कि अच्छा इतना आप इंपोर्ट कर लें। तो ये इंपोर्ट का जो तमाम इख्तियार है वो डीजी ऑयल के पास है, पेट्रोलियम डिवीजन। ओगरा के पास कोई इख्तियार नहीं है। मार्च में इंपोर्ट रोक दी थी, तब बहुत सस्ता था, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, क्यों रोका? क्या हम स्टोर नहीं कर सकते थे? स्टोरेज कैपेसिटी देखें, ये तो पिछले 4 सालों में बहुत अच्छा हुआ कि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बिल्ड हुई। मैंने आपको कहा ना कि 4 सालों में बैन लगा हुआ है कि पहले कंपनी स्टोरेज बनाएगी फिर उसको मार्केटिंग लाइसेंस मिलेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान में 30 दिन की पेट्रोल की स्टोरेज अवेलेबल है, 30 दिन की। लॉ में तो 20 दिन है ना कि स्टोर होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 30 दिन की स्टोरेज अवेलेबल है। 30 दिन की स्टोरेज, फिर बहरान क्यों पैदा हुआ? पेट्रोल की। और जो हाई स्पीड डीजल है वो तकरीबन 45 से 50-60 दिन तक की स्टोरेज मौजूद है। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि डीजी ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन वो ये तयन करते हैं कितना इंपोर्ट करना है, वो NOC जारी करते हैं। अब इसमें ओगरा का कोई इख्तियार, जब ओगरा ने, आप जब बता रही थी कि जब ओगरा ने ये महसूस किया कि ये शॉर्टेज हो जाएगी, ये है, आपने 2 तारीख लेटर लिखा से कि पेट्रोलियम डिवीजन को, क्या जवाब आया उस पर? इंतजामात तो कुछ नहीं ऊपर जी, उसके ऊपर दोबारा सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई जिसको PRM, उसमें 2 दफ़ा मीटिंग हुई, जिसमें एक दफ़ा सेक्रेटरी साहब ने चेयर किया, दूसरी मीटिंग में एडवाइजर साहब ने और मिनिस्टर साहब ने खुद चेयर किया उस मीटिंग में। और उसमें कमिटमेंट ली गई तमाम OMCs को से कि भाई आप इतना प्रोडक्ट लाएंगी। सो बेसिकली जो डिसरप्शन हुई है वो हुई इसलिए है। और फिर ओगरा ने भी एक्शन लिया। ओगरा ने जब ये देखा कि ओगरा ने क्या एक्शन लिया, ओगरा ने एक्शन क्यों लिया और किस बेसिस पे लिया, देखें, जब हमने HDIB को कहा कि जाएं आप चेक करें कि जो स्टॉक अवेलेबल है वो 4 कोर्ट्स तक क्यों नहीं आ रहा, तो वहां पे हमने 6 कंपनीज को, 3 मेजर कंपनी थी जिनको हमने देखा कि उनके पास स्टोरेज में स्टॉक मौजूद था और वो पंप्स को नहीं दे रहे थे, जिसमें शेल है, टोटल पार्को है, अटक था। हमने उनको फाइन किया। बाकी 3 और कंपनी थी, उनको भी फाइन किया। और इसमें भी किया कि वो होर्डिंग किस पेट्रोल है और वो 4 कोर्ट पे सप्लाई नहीं कर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है एकदम 25 रुपए, आप लोगों ने, हुकूमत ने कीमत बढ़ा रही, ये ओगरा ने समरी भेजी थी, ओगरा का फैसला था, ओगरा ने तजवीज़ किया था? नहीं, ओगरा हर महीने के आखिरी 1 या 2 दिन में एक समरी कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द ECC डिसीजन, और वो हुकूमत पाकिस्तान को पेट्रोलियम डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन को भेजते हैं, जहाँ पे वो अपने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स जो है उसको कंप्यूट करते हैं। तो 25 को जो हुआ उसमें ओगरा ने कोई समरी नहीं भेजी, कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी। ओगरा की रिकमेंडेशन नहीं थी, हुकूमत किया, या ओगरा पर कह रहे हैं कि ओगरा को कहा गया कि ये हुक्म है, आप बस कर दें इसको, ये कीमत बढ़ानी है बढ़ा दें? देखिए, इसमें हुकूमत का इख्तियार है ना, हुकूमत का इख्तियार है कि वो कंप्यूट करके वो कर सकती है। और उन्होंने जब ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया तो ऑफ कोर्स हमारे पे बाइंडिंग है, हमने फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। सही। आखिरी बात, जो कमीशन बनाने की अब बात हो रही है, आपको पता है हमारे यहाँ कमीशन बनने की एक हिस्ट्री है। जब कमीशन बन जाते हैं फिर उसकी न्यूट्रलिटी जो उसको हर्ड करता है उस पर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यही कहा कि किसी अच्छे नाम उन्होंने मांगे हैं कि ऐसे कमीशन की, उन्होंने तो कहते हैं कि DG FIA को दे दें। तो कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा जी शुएब सडल का नाम होना चाहिए, उनकी न्यूट्रलिटी पे कोई सवाल नहीं उठता है, कोई शक नहीं है। फिर खालिद मिर्ज़ा साहब चेयरमैन SCCP जो रहे हैं, आपके बारे में इसका क्या है, आपके क्या ख्याल है इस बारे में? देखें, इसमें मेरा कमेंट करना मुनासिब नहीं है, ये चीफ साहब ने टेकअप किया है। और आई थिंक
चीफ साहब ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि वो अवाम के इंटरेस्ट में और कानून की बालादस्ती के लिए ये मैटर टेकअप किया है। और आई थिंक जिस स्पिरिट में वो काम कर रहे हैं वो ज़रूर इसमें अवाम को भी फ़ायदा होगा और हुकूमत को भी और बाकी लोगों को भी गाइडलाइन। चले, एक बात तो आज होगी, जो 25 रुपए बढ़ाए हैं ओगरा ने नहीं, ये रिकमेंडेशन ओगरा की नहीं थी, ये हुकूमत ने आवाम को लूटने का प्लान बनाया हुआ था, सो उन्होंने लूट लिया। बज़ाहिर तो यही है कि उनका इख्तियार है और उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लोगों की जेबों पर इतना बड़ा डाका डाला है। थैंक यू वेरी मच। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।